तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू इंटू बोलिए कितने रुपए से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करें? क्या हम 10 रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करें या 8 रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करें? 10 रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करें या 8 रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करें? ठीक है, इसके पीछे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कंपनी ने अभी फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है। देखिए फाइनल कॉल के सामने में मैंने क्रॉस किया हुआ है पहले ही, कंपनी ने अभी फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है। तो कंपनी ने कितना रुपया अभी तक मांग लिया होगा पर शेयर? तो पर शेयर कंपनी ने एप्लीकेशन का 2 रुपया मांगा, अलॉटमेंट का 3 रुपया मांगा, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया मांगा। तो भाई जितना कंपनी ने मांगा है उतने ही से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। 2 रुपया शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा एप्लीकेशन के टाइम, 3 रुपया पर शेयर क्रेडिट हुआ होगा अलॉटमेंट के टाइम, और 3 रुपया पर शेयर क्रेडिट हुआ होगा फर्स्ट कॉल के टाइम। तो भाई जितना क्रेडिट है उतना ही तो कैंसिल करेंगे ना। तो 2000 गुने 3, 3, 6, 2, 8, 16,000 रुपया हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, 8 दुनाई 16,000 रुपया हम कैंसिल करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अगर समझ में आ गई तो यही बात इस क्वेश्चन में हमें मुझे सिखानी थी कि भाई जितना कंपनी कॉल करती है पर शेयर उतने ही रुपए से पर शेयर कंपनी कॉल को कैंसिल कर सकती है, शेयर कैपिटल को कैंसिल कर सकती है। उससे ज्यादा रुपए से कैंसिल हो ही नहीं सकता, बिकॉज अभी तो कंपनी ने ये 2 रुपया मांगा ही नहीं था, तो कंपनी ने 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्रेडिट ही नहीं किया होगा। बिकॉज आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद ही हम शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, फॉरफीचर कर रहे हैं, हमने सेकेंड कॉल मांगा ही नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे बढ़े। टू कॉल्स इन एरियर, जो कॉल्स इन एरियर हमने कर रखा था, अब ये कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलेगा नहीं, तो सीधे 6,000 रुपया हमने डेबिट करके, जो डेबिट किया था उसको कैंसिल कर दिया। और पर शेयर कंपनी को कितना फायदा हो गया? पर शेयर कंपनी को कितना फायदा हो गया बताइए? पर शेयर कंपनी ने कितना रुपया जब्त किया है इसका, इस शेयर होल्डर का पर शेयर कंपनी ने कितना जब्त किया? कितना? 5 रुपया। ठीक है, 3 रुपया हाँ 5 रुपया, ठीक है बेटा, 3 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया एप्लीकेशन का। ठीक है, फर्स्ट कॉल तो उसने पे ही नहीं किया। तो आपकी कंपनी ने जो फॉरफिट किया, पर शेयर जो फॉरफिटेड हुआ, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 2000 शेयर पे पर शेयर 5 रुपए के हिसाब से 2 रुपया एप्लीकेशन का फॉरफिट कर दिया, 3 रुपया अलॉटमेंट का फॉरफिट कर दिया। ठीक है, तो 10,000 रुपया कंपनी का गेन हो गया, कंपनी को इनकम हो गया, 10,000 रुपए का कंपनी ने इसका फॉरफिचर कर। जी बताइए, क्या यहां तक आप एंट्री समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्या ये एंट्री बस इतनी ही थी? एंट्री यही था क्वेश्चन। क्या आपको समझ आया, नहीं समझ आया? अच्छा ठीक, अच्छा कोई बात नहीं है, हम इस क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद ये रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे यूट्यूब पे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हम बताते हैं, ऐसे हम एक बार बता भी देते हैं। ठीक है भाई साहब, कंपनी के 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने उस पर 8 रुपया मांगा था, 2 रुपया कंपनी ने मांगा ही नहीं था, उसपे से सामने वाले व्यक्ति ने 2000 शेयर्स पे सारा पैसा दिया। ठीक है, 2 रुपया एप्लीकेशन का दिया, 3 रुपया अलॉटमेंट का दिया, लेकिन 2 रुपया फर्स्ट कॉल का वो व्यक्ति, सॉरी हाँ 3 रुपया फर्स्ट कॉल का वो व्यक्ति नहीं दे पाया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का वो व्यक्ति नहीं दे पाया। बार बार कहने के बावजूद उसने नहीं दिया, तो कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर दिया। कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया तो कंपनी ने 8 रुपए के हिसाब से शेयर्स कैंसिल कर दिए। 8 रुपया कैसे? 2 रुपया यहाँ, 3 रुपया यहाँ, 3 2 5 और 3 रुपया यहाँ, 5 3 8। ठीक है, 8 रुपए के हिसाब से शेयर कैंसिल कर दिए, जिसमें से कंपनी को 5 रुपए का पैसा, 5 रुपए
पर शेयर के हिसाब से पैसा मिल गया था और कंपनी को 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा नहीं मिला था, तो वो उसने डेटर्स कैंसिल कर दिया और जो ये 2000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से कंपनी को पैसा मिल गया था, ये कंपनी के लिए गेन हो गया। तो कंपनी के लिए गेन हुआ तो उसने फॉरफिटेड शेयर्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कर दिया। फॉरफिटेड शेयर्स को क्रेडिट कर दिया बिकॉज इट इज अ गेन फॉर द कंपनी। ये कंपनी के लिए एक गेन था, तो फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने क्रेडिट कर दिया। होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है तो इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंज करके आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके आगे बढ़ते हैं। मुझे एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझाना है, तो उस कंसेप्ट को मैं इसी क्वेश्चन पे समझा दूं आपको, तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ बोलिए। हाँ, पहले फॉरफिट हो गया तो पहले हो गया एंट्री, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल कॉल मांगा ही नहीं था कंपनी ने पिछले केस में। अब इस केस में हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे फिर हम सारी बातें चेंज करेंगे, ठीक है। उस वाले केस में अगर फाइनल कॉल आपने नहीं मांगा है कंपनी ने और पहले फॉरफीचर कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द इवेंट डेट, इवेंट के डेट के हिसाब से आप फॉरफीचर पहले करेंगे, फिर बाकी बचे हुए शेयर्स पे आप क्या करेंगे, फाइनल कॉल इशू करेंगे। ऑब्वियस सी बात। हाँ बिल्कुल ऐसे करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8000 शेयर्स गुने 2, 16000 टू शेयर कैपिटल, एंड फिर ये 16000 रुपया रिसीव करेंगे बेटा। ये पिछले केस में होता है ऐसा। बिल्कुल एकदम लॉजिक के हिसाब से चलेंगे। आप जो भी सोच रहे हैं लॉजिक के हिसाब से ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हर जगह चीजें लॉजिक के हिसाब से ही डिफाइन होती है। हाँ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कहीं कहीं पे कुछ अगर ऐसा होगा जो लॉ कह रहा होगा, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें देख लेंगे, ठीक है। अभी तो सारी चीजें एकदम लॉजिकली जो सेट होती हैं माइंड में, उसी हिसाब से चल रही हैं और मैंने उसी हिसाब से पढ़ाया भी है अभी, ठीक है। सारी चीजें जो आपको लगता है कि लॉजिकली यही होगा, लॉजिकली यही होगा, वही चीजें चल रही। आइए, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एक दूसरा रूप दे दिया है। मैंने बोला कि ऊपर से सारी बातें सेम है। ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर 10 रुपए वाले इशू किए हैं पेबल, 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ ऐसा मैंने नहीं लिखा है, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ऑल द कॉल्स आर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। रोहन, फिर बाकी क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अब फिर करेक्ट हो गया, एक नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो आइए, 10,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल, सारे कॉल्स किए गए, सारे कॉल्स पे हुए, एक्सेप्ट सिर्फ क्या नहीं पे हुआ, तो रोहन जो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2000 शेयर्स थे, डिडेंट पे द फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, ठीक है। फाइनल, फर्स्ट नहीं लिखा है, फाइनल लिखा है, देखिए इसलिए मैंने अलग कलर से भी लिखा है, चेंज किया है मैंने। फाइनल कॉल नहीं पे किया। ऑन सब्सिक्वेंट रिमाइंडर व्हेन ही फेल्स टू पे हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। These forfeited shares are reissued to some other person, अब मैं आगे लिख रहा हूं, these forfeited shares are reissued to some other person at ₹8 per share, fully paid up, journalize,
समझाऊंगा मैं सारी बातें, ध्यान से समझिएगा सिर्फ। बोलता है दीज फॉरफिटेड शेयर्स, ये जो शेयर्स जब्त किए गए, किससे जब्त किए गए? तो रोहन से जब्त किए गए। विशेष भाई माइक ऑफ कीजिए अपना। हाय, बोलता है दीज फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड टू सम अदर पर्सन। वो जो शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिया था रोहन से, कितने शेयर्स? 2000 शेयर्स, वो किसी दूसरे पर्सन को कंपनी ने फिर से री इशू कर दिए। री इशू, इशू के आगे री लगा हुआ है। री इशू का मतलब होता है दोबारा से इशू कर देना। भाई आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं यार, कि आपको नहीं दिख रहा है या ये हो रहा है, ठीक है? मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे। भाई वाईफाई वर्क कर रहा है डेन का, देखिए देखिए। अरे मेरे भाई, तो हम क्या बताएं भाई, हम मेरे पास में जो चेक करने की कैपेबिलिटी, आई एम चेकिंग दैट थिंग। ठीक है, अगर मैं ये चेक कर रहा होता, ठीक है, मेरा अगर 21 MBPS का स्पीड दिखा रहा है मेरा फोन, मेरा वेब ब्राउजर, तो मैं अपनी इंटरनेट कंपनी को क्या बोलूं? तो मैं यही कह सकता हूं कि आपके तरफ में कोई प्रॉब्लम है। मेरे तरफ अगर ये चीज मेरे पास 5 MBPS या 4 MBPS दिखा रही होती, तो आई कैन से कि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मैं ये बोल सकता था कि मेरे नेटवर्क, मैं मल्टीपल टाइम्स चेक कर रहा हूँ, आपके सामने चेक कर रहा हूँ, देखिए 19-20 MBPS से कभी कमी नहीं जा रहा है। इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? देखिए जो भी वहां से बोल रहे हैं उनकी आवाज मुझे नहीं समझ आ रही है। हेलो, बोलिए। कर लीजिए भाई, कर लीजिए। आप बताइए, अब क्या हाल है? अभी भी ब्लर आ रहा है क्या? क्या अभी भी ब्लर आ रहा है? ठीक है। अरे भाई सामने वाले के नेटवर्क में प्रॉब्लम है यार, तभी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है जल्दी। ये भी इशू है। मेरा नेटवर्क, मेरे जो मेरा चेक करने का प्रोसीजर है उसके हिसाब से तो मेरा नेटवर्क एकदम ठीक स्पीड दे रहा है। अभी मैं क्या बोलूं सामने वाले को? हाँ कल दिक्कत थी तो मैं मानता हूँ कि कल दिक्कत थी। क्या बोल रहे हैं बेटा?
हाँ तो इसमें मेरे, हाँ आपको मेरी आवाज आपकी आवाज मेरे पास क्लियर आ रही है। ठीक है, आप लोग अपना अपना भी स्पीड चेक करके देखिए भाई साहब कि आपके नेटवर्क में क्या स्पीड आ रही है। ठीक है, अगर आपके नेटवर्क में स्पीड 2 Mbps से कम की आ रही होगी तो आपको नहीं दिखेगा पिक्चर। ठीक है, 2 Mbps से कम की अगर आपका नेटवर्क स्पीड दे रहा होगा तो बेटा वो आपकी तरफ की दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि बाकी लोगों को अगर मेरे साइड से दिक्कत होती तो किसी को क्लियर इमेज नहीं दिखाई देता जैसे बाकी दिनों में होता है। अगर इन केस मेरे तरफ से दिक्कत होती है तो किसी भी बच्चे को क्लियर इमेज नहीं दिखता है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर मुझे इमेज ठीक दिख रही है, मुझे इमेज प्रॉपर दिख रही है। चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप बात समझ के भी कर सकते हैं, समझ के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोलता है दीज फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड टू सम अदर पर्सन। ठीक है, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स थे जो हमने रोहन से फॉरफिट करके कैंसिल किए थे, इन शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है। री इशू का मतलब होता है फिर से इशू कर दिया है, टू सम अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को, एट ₹8 पर शेयर। हमने उससे 8 रुपया पर शेयर लिया है। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, और हमने उसको कह दिया है कि तुम्हारा अब सारा पैसा हम मानते हैं कि तुमने पर शेयर दे दिया। फुल्ली पेड अप कहने का मतलब 8 रुपए पर शेयर पैसा देके मैंने सामने वाले व्यक्ति को 10 रुपए वाला शेयर बेच दिया है। मतलब एक शेयर जिसकी कीमत 10 रुपए थी, जब हमने री इशू किया है तो सामने वाले से 8 रुपया ही लिया है और उसको हमने 10 रुपए का शेयर दे दिया है। मतलब हम 2 रुपए लॉस पे हैं। ये नहीं कि हम 2 रुपया उससे बाद में लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उसको 8 रुपए में ही 10 रुपए वाला शेयर बेच दिया है। ठीक है, तो आइए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो नॉर्मल एंट्रीज मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एंट्री कर रहा हूं कहां, तो मैं एंट्री कर रहा हूं शेयर फाइनल कॉल की, फॉरफीचर की और री इशू की। मैं 3 ही एंट्री करूंगा। पहली एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 गुने 2, 20,000 रुपया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स में से 2,000 रुपये तो पैसा आया नहीं, तो 8,000 गुने 2, 16,000 रुपया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 गुने 2, 4,000 रुपया, एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपया। तीसरी एंट्री होगी फॉरफीचर की। फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी, तो देखिए इस बार पूरा 10 रुपया कंपनी ने मांग लिया था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी कैंसिल कर रही है, कितने शेयर्स कैंसिल कर रही है, 2,000 शेयर्स। उस पे कितना रुपया कंपनी ऑलरेडी मांग चुकी थी, 10 रुपया कंपनी मांग चुकी थी, मतलब 20,000। कितना पैसा नहीं मिला कंपनी को, तो 4,000, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कितना, 2,000 शेयर पे 2 रुपया भाई रोहन ने नहीं दिया, 4,000। और कितना पैसा रोहन ने दे दिया जो हमने जब्त कर लिया, 3 3 6 2 8। तो पर शेयर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, पर शेयर 8 रुपया कंपनी को मुनाफा हो गया है, 16,000 रुपया पर शेयर कंपनी को 8 रुपया मुनाफा हो गया, जो कंपनी ने पैसा जब्त कर लिया। किसका जब्त कर लिया, किसका जब्त कर लिया, तो रोहन का।
क्यों जब्त कर लिया? क्योंकि रोहन 2 रुपया फाइनल कॉल नहीं दे पाया, तो कंपनी ने बोला जाओ तुम्हारा शेयर भी कैंसिल कर दिया और तुमने जो पैसा दिया हुआ था वो पैसा भी जब्त कर लिया, जाओ अब हम तुमको कुछ नहीं देंगे, ना तुम शेयर होल्डर रहे ना तुमको पैसा देंगे वापस। ठीक है, तो कंपनी का ये 8 रुपया गेन हो गया। आइए अब करते हैं चौथी एंट्री जो री इशू की है, मैं लिख देता हूं यहां पे, री इशू की एंट्री। री इशू, इस बार जो री इशू हुआ है या जब भी री इशू होता है तो कंपनी बार बार करके पैसा नहीं मांगती है री इशू में। ठीक है, कंपनी री इशू में बार बार करके पैसा नहीं मांगती है, कंपनी एक ही बार पैसा मांग लेती है। और यहां पे भी देखिए कंपनी ने एक बार ही पैसा मांग लिया है, ध्यान से। तो आपको पैसा मिला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 2000 शेयर्स आपने कैंसिल किए, इसी 2000 शेयर को आपने री इशू मारा और सामने वाले से आपने बोला कि 8 रुपया दे दो। हमने बोला ठीक है, सामने वाले ने आपको 16,000 रुपया दे दिया, लेकिन आपने जो उसको शेयर इशू किया, तो फिर से आपने किसी को अगर शेयर इशू किया तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। आपने ये शेयर कितने रुपए का उसको इशू किया, तो भाई यहां लिखा हुआ है फुल्ली पेड, आपने उसको 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से सर्टिफिकेट बना के दिया, लेकिन लिया उससे कितना, 8 रुपया ही लिया। तो भाई 20,000 रुपया शेयर कैपिटल, इस प्रोसेस में कंपनी को 2 रुपया प्रति शेयर लॉस है। और कुल शेयर कितना है कंपनी का जो उसने री इशू किया है, वो है 2000 गुने 2, 4000। ये तो आपको समझ में आ गया कि लॉस है इसीलिए डेबिट होगा। अब एक खाता लिख देते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रोसेस आपको समझ में आ गया। भैया 20,000 का शेयर हमने इशू कर दिया, री इशू के टाइम सामने वाले से मांगा 8 दुनाई 16,000 रुपया ही, तो भैया कंपनी को 2,000 शेयर पे 2 रुपए के प्रति 2 रुपए शेयर पे लॉस हुआ, कंपनी को लॉस हुआ तो उसने डेबिट किया 4,000। अब बताइए कंपनी को जब फायदा हुआ था तो उसने कौन सा अकाउंट यूज किया था, फॉरफिटेड शेयर। इसी फॉरफिटेड शेयर से कंपनी अपना ये लॉस एडजस्ट करेगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 4,000। मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने जब फॉरफीचर के टाइम में पैसा जब्त किया तो कंपनी को गेन हुआ, उसी गेन के पैसे में से कंपनी री इशू के टाइम का लॉस उठा रही है। और कंपनी को गेन 16,000 रुपए का हुआ था और उसमें से कंपनी ने कितना लॉस उठाया, 4,000। आप प्रति शेयर भी कर सकते हैं, पर शेयर भी निकाल सकते हैं। देखिए पर शेयर कंपनी को 8 रुपए का फायदा हुआ था जब कंपनी ने रोहन का पैसा जब्त किया था, और उस 8 रुपए में से कंपनी ने सामने वाले व्यक्ति को 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 8 माइनस 2 कितना बचता है, 6। तो कंपनी के पास 2000 शेयर्स पे अभी भी 6 रुपए का मुनाफा, मतलब 12,000 रुपया कंपनी अभी भी नेट गेन में है, नेट गेन। ठीक है, और यहां से भी देख लीजिए 16,000 क्रेडिट और 4,000 डेबिट, तो ऑब्वियसली 16 माइनस 4 कंपनी नेट कितने गेन में है, कंपनी अभी नेट 12,000 गेन में है। ठीक है, और अब जब ये शेयर्स री इशू हो गए हैं तो अब ये जो नेट गेन कंपनी का है, क्योंकि अब तो री इशू हो गया, अब तो शेयर्स वापस से किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला गया, तो कंपनी अब अपना ये नेट गेन एक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो कितना नेट गेन है, तो भाई फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 16,000 रुपए की कमाई थी जिसमें से 4 का डिस्काउंट दे दिया, तो अभी भी मेरे पास में 12,000 बचा है।
तो इस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का जो मेरा नेट गेन है, उस नेट गेन को हमने डेबिट करके एक परमानेंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जिस रिजर्व का नाम होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व, चेक द एंट्री। फॉरफीचर के टाइम हमने अपना गेन बुक किया, उस गेन में से रीइश्यू के टाइम हमें जो डिस्काउंट देना था हमने सामने वाले पार्टी को डिस्काउंट दे दिया, और जो उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद मुझे जो बकाया पैसा बचा, जो हमने फॉरफीट किया था, जब्त किया था, अब उसका कोई काम नहीं है, वो पैसा कंपनी का रियलाइज्ड गेन है, और वो गेन एक अकाउंट, एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिस अकाउंट का नाम कैपिटल रिजर्व है। जिस अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। शेयर फर्स्ट कॉल हुआ, पार्टनर ने कॉल इन, सॉरी पार्टनर बोल रहा हूं, शेयर होल्डर ने कॉल्स इन एरियर किया, कॉल्स इन एरियर की वजह से फॉरफीचर हुआ। फॉरफीचर में हमने ये देखा कि 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 2000 शेयर पे हमने शेयर कैपिटल कैंसिल किया, 2000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से हमने पैसा जब्त किया, और 2 रुपया तो भैया मिला ही नहीं था, तो वो कैंसिल हो गया। अब इन 2000 कैंसिल्ड शेयर को हमने दोबारा से एक व्यक्ति को इशू किया, जिससे हमने 8 ही रुपया मांगा, 8 ही रुपया मांगा। ठीक है, उसने 8 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपया दिया, हमने उसको 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। इस प्रोसेस में हमें 4,000 रुपए का नुकसान बियर करना पड़ा, जो हमने इस 16,000 के प्रॉफिट में से बियर किया। कंपनी को 1 रुपए का भी कहीं पे फिटकरी नहीं लगा है, क्योंकि 16,000 भी किसी दूसरे का ही कंपनी ने क्या रखा था, उठा करके फॉरफिट करके रखा हुआ था। तो कंपनी ने उस 16 में से 4 का डिस्काउंट दे दिया, क्या फर्क पड़ता है कंपनी को, अपना पैसा थोड़ी था, जो डिस्काउंट दे दिया तो कोई दिक्कत है। ऑलरेडी 16 कमाई हुए थे, उसमें से 4 का डिस्काउंट दे दिए। अभी भी इस रीइश्यू के प्रोसेस को खत्म होने के बाद भी कंपनी के पास नेट 12,000 रुपया पॉकेट में है। कंपनी ने उस 12,000 रुपए को एक परमानेंट अकाउंट में, एक परमानेंट गेन के अकाउंट में, जिसको कि कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ट्रांसफर कर दिया। यू कैन सी वेरी वेल, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ 16 से, डिस्काउंट देने की वजह से डेबिट हुआ 4,000, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट आपने डेबिट करके इसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, एंड नाउ इट इज अ रिजर्व फंड, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट द लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 12,000 रुपया पड़ा रहेगा कंपनी का। ठीक है, क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ बोलिए। फाइनल कॉल क्या होता है? कंपनी जब पैसा मांगती है ना बेटा, तो बहुत बार करके कंपनी पैसा मांगती है। ठीक है, बार बार जब कंपनी पैसा मांगती है ना, तो उसको अलग अलग नाम देते हैं। कभी उसको जब पहली बार कंपनी पैसा मांगती है तो उसको फर्स्ट कॉल बोलते हैं, जब अंतिम बार कंपनी पैसा मांगती है तो उसको फाइनल कॉल बोलते हैं। बेटा उतना ही पैसा बचा हुआ था, कुल 10 रुपया कंपनी का शेयर था, उसपे से कंपनी ने एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांग लिया, अलॉटमेंट पे 3 तो 5 रुपया मांग लिया, फर्स्ट कॉल पे 3 तो 8 रुपया मांग लिया। अब 10 में से कितना बचा हुआ है? तो 2 रुपया बचा हुआ है, तो कंपनी ने 2 रुपया मांगा। आप बेटा क्लास नहीं किए हैं शुरुआत में, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। इस बीच में हम अगर आपके एक एक ऐसे ऐसे आंसर्स देंगे तो बेटा बाकी लोगों को दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, ये इसीलिए मैंने बोला था, इसीलिए मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि भाई जब कंपनीज का क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप लोग प्लीज क्लास करें। ठीक है, मैंने सुबह भी इसीलिए आपको बोला कि आपको दिक्कत होगी, आप एक बार क्लास करके देखें। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पाया उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, एरियर का मतलब होता है उधार लगा देना, नहीं देना। ठीक है, वो पैसा जो नहीं दे पाया शेयर होल्डर, उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं बेटा।
ठीक है, आप अपना पढ़ाई प्लान नहीं करके चलेंगे तो टीचर को भी बहुत दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, समझिए बात को। आपका 3 दिन का क्लास जो छूटा हुआ है वो इतनी जल्दी कंपनसेट नहीं होगा ना बेटा। हम कंसेप्ट पे कंसेप्ट भागते हैं इस बैच में हम तेज पढ़ाते हैं एज कंपेयर टू सुबह वाला बैच। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा स्पीड से हम इस बैच में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जो चीज नहीं समझ में आया है वो पूछना पड़ेगा मेरे से अलग से। ठीक है, तभी आप कोप अप कर पाइएगा इस बैच में। बाकी जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, पूछना ही पड़ेगा ना, कोई एक टाइम तो देंगे ही जिसमें बता पाएंगे। देते हैं हम आपको टाइम, बताते हैं। ठीक है। बाकी जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए, हम आगे बढ़े फिर। हाँ बोलिए। हेलो। अरे तुम्हारा बाबू आवाज ही क्लियर नहीं आता है, फिर से बोलो। हम्म जो जो रीइश्यू किया है उसको क्या कह रहे हो, कितने रुपए पे कर सकता है? ना बाबू, लिखिए लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है, एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप लिख दीजिए, हम तुरंत जवाब दे देंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, लिखिए, जल्दी लिखिए, हम तुरंत जवाब देते हैं। नहीं आ रहा है बेटा, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, आवाज आती तो हम जवाब नहीं दे देते अभी तक। आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। हाँ हेलो। हेलो। हाँ आ गया, बोलिए। अब ऐसे सवाल का हम क्या जवाब दें? हाँ भाई, इस रिजर्व को कैपिटल रिजर्व ही बोलते हैं, तो इसका हम क्या जवाब दे सकते हैं? इसका कोई लॉजिक नहीं है बेटा, इस रिजर्व को कैपिटल रिजर्व ही बोलते हैं। ठीक है, जो कंपनी के रियलाइज्ड शेयर्स के गेन को जिस रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उस रिजर्व को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल रिजर्व बनाया ही उसीलिए जाता है जिसमें कंपनी के शेयर्स के रियलाइज्ड गेन को ट्रांसफर किया जाए, या यहीं से हम शेयर्स का डिस्काउंट वगैरह का भी इशू करते हैं, तो इसी वजह से इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो हम बताएं कि इसको कैपिटल रिजर्व क्यों बोलते हैं। ठीक है, या हम इसमें आपको ये इतना बता सकते हैं, ये इतना बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। यहां हाँ, इसको ये हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आपको बताना चाहें तो, कि यहां हम कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है वो गेन जो आपका इंसिडेंटल गेन है, जो आपके बिजनेस को कभी कभी होता है, वैसे गेन को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में। ठीक है, तो ऐसे कैपिटल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने के लिए एक रिजर्व बनता है, ऐसे कैपिटल प्रॉफिट्स को होल्ड करने के लिए उसी को हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ये हम बता सकते हैं, बस इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं बता सकते इसमें। ठीक है, देख रहे हैं, और रुक जाइए 1 मिनट, देख रहे हैं। भाई एसेट साइड कैसे चला जाएगा? आपका प्रॉफिट एसेट साइड जाता है। आपका प्रॉफिट एसेट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस किस साइड जाता है? तब सर, री इशू शेयर को उसके फेस वैल्यू पे भी री इशू कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल सर, आप उसके फेस वैल्यू पे भी री इशू कर सकते हैं, किसने मना किया है? ठीक है, फेस वैल्यू पे भी कर सकते हैं, फेस वैल्यू से कम पे भी कर सकते हैं, और कितना कम पे कर सकते हैं वो हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कितने कम पर कर सकते हैं, वही चर्चा करेंगे अभी रोशनी की। भाई इससे फेस इनका क्वेश्चन है
कि सर रीइश्यू करते टाइम अगर फॉरफिटेड शेयर से ज्यादा लॉस हुआ तो क्या करते हैं। फॉरफिटेड शेयर से ज्यादा आप लॉस बियर ही नहीं कर सकते। ठीक है, आइए उस पर भी हम चर्चा, बस नेक्स्ट स्टेप मेरा वही चर्चा करना था जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मेरा वही था। ठीक है, वही बताएंगे भी, चलिए अभी बता ही देते हैं उस बात को। नेक्स्ट स्टेप यही था जो डिस्कशन आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब इसमें थोड़ा सा एक दो बात का डिस्कशन करना है, उस बात का डिस्कशन कर लेते हैं। हम क्लास को रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, देखते हैं कि रिकॉर्डिंग कितना हद तक सक्सेसफुल है। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग प्रॉपरली सक्सेसफुल होगा तो कोशिश करेंगे इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देने का। ठीक है, तो इन केस अगर कोई नहीं देख पाया है तो वो देख सकता है। आइए बात करते हैं। देखिए, तो बात यहां है कि भाई जब हम री इशू कर रहे हैं, री इशू, तो री इशू का प्राइस क्या हो सकता है। प्राइस क्या, या प्राइस छोड़ दीजिए, री इशू का शेयर प्राइस क्या हो सकता है, मतलब कितने रुपए तक री इशू कर सकते हैं। तो हमने बोला कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो पहली बात तो हम जब री इशू करें तो सिंपल सी बात है, हम 10 का 10 में कर सकते हैं, सामने वाले को कोई डिस्काउंट ना दें। या फेस वैल्यू 10 है तो हम 10 रुपए से कम में री इशू कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर बात आती है कितना कम, आखिर कितने रुपए तक हम कम कर सकते, काम नहीं कह रहा हूं, कितना कम। ठीक है, ये बात होगी। और अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो क्या हम 11, 12, 13, 14 या मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा इशू कर सकते हैं क्या। तो पहला केस भी यस है, हम फेस वैल्यू का फेस वैल्यू पे इशू कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा केस भी यस है कि हम फेस वैल्यू से ज्यादा में भी शेयर को री इशू कर सकते हैं। और तीसरा है जो कि डिस्कशन वाला केस है कि अगर हम 10 रुपए से कम में करते हैं तो कितना कम हम कर सकते हैं, मतलब सामने वाले नए शेयर होल्डर को हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। आइए तो जरा सा इस बात को समझें, एकदम सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाएं, सेक्शन 53 को अगर हम एकदम हवा में उड़ा दें और आपसे सेक्शन 53 की बात नहीं करें तो सिंपल सी बात कहेंगे, हिंदी में लिख देते हैं हम, कहने का मतलब कंपनी न्यू शेयर होल्डर को री इशू करते टाइम उतना डिस्काउंट पर शेयर दे सकती है जितना पैसा पर शेयर उसने पहले वाले शेयर होल्डर का जब्त करके रखा है। हो गया भैया, मैंने सेक्शन 53 का इंटरप्रिटेशन आपको लिख दिया। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 53। ठीक है, जो बाप रे बाप बहुत सारा उसमें इफ्स एंड बट्स लिखा हुआ है। ठीक है, वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हम आपको पढ़वा देंगे। ठीक है, जब हम लोग को पढ़ने का इच्छा होगा तो अभी पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए कि क्या लिखा मैंने क्या लिखा। मैंने सिंपल सा एक बात लिखा कि भाई री इशू करते टाइम नए शेयर होल्डर को इतना डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना पैसा पर शेयर कंपनी ने पहले वाले शेयर होल्डर का जब्त करके रखा हुआ है। बताइए इस केस में, ये जो हमारा केस चल रहा था, इस केस में नए शेयर होल्डर को कितने अमाउंट तक पर शेयर डिस्काउंट दिया जा सकता है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट में पूछ रहा हूं कि नए शेयर होल्डर को पर शेयर हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, प्लीज टेल मी।
हाँ, 8 रुपया पर शेयर जी, 8 रुपया पर शेयर आप डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, आप सबकी बातें मैंने देख ली हैं कि कंपनी क्यों अपना प्रॉफिट कैंसिल करेगी, कंपनी क्यों ये करेगी, कंपनी वो क्यों करेगी, हम सारी बात आपसे करेंगे। पहले प्रोसीजर तो समझिए। ठीक है, प्रोसीजर समझिए तब फाइनेंस मैनेजर बनिएगा। ठीक है, पहले मुनीम बन जाइए तब फाइनेंस मैनेजर बनिएगा। ठीक है, पहले अकाउंटिंग करना सीखिए, फिर लॉजिक पर बात करेंगे। पहले अकाउंटिंग करने नहीं आएगा, मैनेजर नहीं बन पाइएगा। ठीक है, बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्यों कंपनी अपना प्रॉफिट हटाएगी, क्यों ये करेगी, क्यों वो करेगी, सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले सारा लॉ सीख जाइए। ठीक है, तो भाई यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर 8 रुपए का हो सकता है। तो 8 रुपए का डिस्काउंट होगा, मैक्सिमम हो सकता है 8 रुपए का डिस्काउंट। तो कंपनी शेयर कितने में बेच सकती है, कितने में बेच देगी, मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने में बेच देगी, मिनिमम कितने में बेच देगी, तो 10 माइनस 8, 2 रुपए में बेच देगी कंपनी मिनिमम। ठीक है, कंपनी जब मिनिमम शेयर्स को 2 रुपए में बेच देगी बेटा, ठीक है, तो इस केस में कंपनी को कितने का लॉस लगेगा, 8 रुपए का लॉस लगेगा। और जब कंपनी इस शेयर को 2 रुपए में बेच देगी तो इसका प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। जितना उसने ऊपर वाले शेयर होल्डर से कमाया होगा उतना ये नीचे वाले शेयर होल्डर को डिस्काउंट दे देगी। तो भाई ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन यही बोलता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर। बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर। So the maximum permissible limit of discount will be equal to the amount of rupees forfeited per share from the previous shareholder. That is the maximum permissible limit of discount that can be allowed to the new shareholder during the time of reissue. And reissue can be done only after forfeiture. जब forfeiture की बात आएगी तभी री इशू की बात आ सकती है, वरना री इशू की बात नहीं आएगी। क्या इतना ठीक है? क्या यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, हम आपको समझा देंगे क्वेश्चन लिख करके। जर्नल एंट्रीज आपने पूरी पास करनी है, इसकी होमवर्क है आपका। समझा देंगे हम, क्वेश्चन समझा के तभी छोड़ेंगे, ऐसे जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है। आइए, क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड इशूड 20,000 shares of ₹10 each payable as follows: application ₹3, allotment ₹2, first call रुपीज कितना का, 3 2 5 2 7, एंड सेकेंड कॉल ₹3। ठीक है, आगे all calls were made and duly received except Ramesh, a holder of 1,500 shares, who defaulted on both the calls. His shares were forfeited after the calls are made, and out of these
forfeited shares, out of these forfeited shares 1500 है ना टोटल, हाँ, 1000 shares are reissued to Suresh at the rate ₹7 per share, fully paid up. Rest shares are still cancelled and kept with company for further reissue. Journalize कंप्लीट इवेंट, पूरा कंप्लीट इवेंट आपको जर्नलाइज करना है, ठीक है। मैंने बहुत तोड़ तोड़ के क्वेश्चन लिखा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बोला ए लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, ठीक है, वो सब समझ आ गया। ऑल कॉल्स वर मेड, सारे कॉल मांगे गए, ड्यूली रिसीव, मिल भी गए, एक्सेप्ट रमेश 1500 शेयर का होल्डर था जिसने दोनों ही कॉल नहीं पे किया, उसका शेयर हमने फॉरफिट कर दिया। आफ्टर द कॉल्स वर मेड, सारे कॉल्स करने के बाद हमने शेयर उसका फॉरफिट किया, एंड आउट ऑफ दीज, इसमें से हमने 1000 शेयर को रीइश्यू कर दिया सुरेश को। सुरेश से हमने 7 रुपया पर शेयर लिया, फुल्ली पेड अप, मतलब उसको 10 रुपए का शेयर हमने 7 रुपए में बेच दिया, ठीक है। आगे बोलता है तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट हो गया, आप समझ गए होंगे कितना डिस्काउंट हो गया पर शेयर, ठीक है। रेस्ट शेयर्स आर स्टिल कैंसिल्ड, रेस्ट शेयर अभी भी कैंसिल पड़े हुए हैं, मतलब 1500 में से हमने 1000 ही इशू किया है, तो 500 अभी भी पड़े हुए हैं, एंड केप्ट विद द कंपनी, कंपनी के साथ पड़े हुए हैं फॉर फर्दर रीइश्यू, वो आगे रीइश्यू किए जाएंगे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, उनकी कोई एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। जर्नलाइज कंप्लीट इवेंट, इस पूरे इवेंट को आपको जर्नलाइज करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको इसको जर्नलाइज करके कल आना है और कल होमवर्क अपना चेक कराना है। अब टाइम आती है कल के होमवर्क की। कल का होमवर्क जिन लोगों ने बना लिया है, मैं आंसर्स बोल रहा हूं, आप आंसर्स मैच कीजिएगा। कल क्या होमवर्क मैंने दिया था, कोई क्वेश्चन दिया था क्या? कोई क्वेश्चन दिया था क्या? अरे यार कोई कुछ बोलता भी नहीं। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, आपको बोला था कि इसकी जर्नल एंट्री करके आनी है, ठीक है। चलिए, तो आप इसका आंसर मैच कराना शुरू कीजिए, या मैं इसका वर्किंग्स आपको बना देता हूँ। वर्किंग्स तो शायद कल मैंने बना भी दी थी आपको, आप इसका आंसर चेक करना शुरू कीजिए, ठीक है। आइए, सबसे पहले एंट्री हुई होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा आपका 92,000 गुने 3, 92,000 गुने 3, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 1,86,000 रुपए से टू शेयर एप्लीकेशन हुआ होगा 1,86,000। फिर एंट्री हुई होगी शेयर एप्लीकेशन 1,86,000 रुपए आपने डेबिट किया होगा टू शेयर कैपिटल, आपने ट्रांसफर किया होगा 3618, नहीं कितना रुपया, हाँ 60,000 गुने 3 देना, 1,86,000, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 3 दूना 6 और 9 तिया 27, सॉरी 2,76,000 रुपए से आपकी एंट्री हुई होगी, 2,76,000 रुपए से। इसमें से शेयर कैपिटल ट्रांसफर हुआ होगा 60,000 गुने 3, 1,80,000 रुपया ट्रांसफर हुआ होगा शेयर कैपिटल में। और कितना पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट आपने ट्रांसफर किया होगा, बैंक अकाउंट आपने ट्रांसफर किया होगा कितना, 2,000 गुने 3, 6,000 रुपया, ठीक है। तो इतना हो गया, और उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट आपने ट्रांसफर किया होगा, ये हो जाएगा आपका 30,000 गुने 3, 90,000 रुपये आपने शेयर अलॉटमेंट पे ट्रांसफर किया होगा। मेरे हिसाब से यही एंट्री हुई होगी, जिसकी ये एंट्री हुई है उसकी एंट्री करेक्ट है, ठीक है।
उसके बाद फिर आपने एंट्री की होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 गुने कितना रुपया, 2 रुपया, 1,20,000 टू शेयर कैपिटल। फिर आपने एंट्री तोड़ी होगी, तो एंट्री आपने की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ होगा 1,20,000 में से 90,000 आपको नहीं मिला होगा, तो 30,000 रुपये से, हाँ रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। 1,20,000 में से 90,000 ऑलरेडी आपको मिल गया था, तो 30,000 रुपया आपका आया होगा, 30,000, ठीक है, ठीक है ना, 30,000 रुपया हुआ होगा। और यहाँ आपने किया होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये से, ठीक है। तो 30,000 यहाँ आपने शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिया, 90,000 यहाँ कर दिया, 9 3 12 1,20,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसके बाद तो कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। क्या जिन्होंने बनाया था उनका आंसर ठीक है? क्या जिन्होंने बनाया था उनका आंसर ठीक है? ऑलमोस्ट लोगों का आंसर मेरे हिसाब से, मेरे पास जो आया है वो ठीक है। मेरे पास 1-2 आंसर आए हैं, कल एक आंसर आया था, आज एक आंसर आया, वो दोनों आंसर ठीक है, ठीक है। बाकी लोग अगर जिन्होंने नहीं बनाया था, तो ये बेटा आंसर है, इसको आप देख लीजिएगा। पहले बैंक अकाउंट डेबिट, तो 2,76,000 टू शेयर एप्लीकेशन 2,76,000, शेयर एप्लीकेशन ये एक एंट्री हो गई, शेयर एप्लीकेशन 2,76,000 डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 गुने 3 1,80,000 टू बैंक, ठीक है। 2,000 शेयर हमने वापस कर दिए, 2,000 गुने 3 6,000 टू शेयर अलॉटमेंट बचा हुआ 30,000 शेयर पे 3 रुपया 90,000 रुपया शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ। शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया हमने 60,000 गुने 2 1,20,000 रुपए से, और क्योंकि 90,000 पहले ही आ चुका था तो एक्स्ट्रा 30,000 रिसीव हुआ। इसके बाद शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है। बस हो गया, ये आपको एंट्री करनी थी। आज का होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, मिलते हैं शाम में और फिर कल ये अपना चेक करेंगे, ठीक है। कल आपकी तो स्कूल की कोई क्लास नहीं होगी, कल आपकी छुट्टी है स्कूल में, स्कूल की क्लासेस होंगी आपकी कि नहीं होंगी? अच्छा ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का मैं आपको फोटो भेज दूँ। अच्छा ठीक है भाई, चलिए मैं आपको फोटो भेज देता हूँ इस क्वेश्चन का, जिनको मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, दोनों ही तीनों ग्रुप जो भी ग्रुप्स हैं उस पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस बनाते रहिए अपना। क्वेश्चन मैंने भेज दिया है आपको ग्रुप पे, क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। जब मेरे तरफ से मुझे लगेगा कि हाँ आप बुक से क्वेश्चंस बनाने लायक हैं, तो मैं आपको बुक से क्वेश्चन टिक करा दूंगा, दोनों ही तीनों जितनी किताबें हैं मैं उनसे क्वेश्चन टिक करा दूंगा आपको, ठीक है। आप बना लीजिएगा बाकी, ठीक है। अभी के लिए हम लोग फाइनली करते हैं, रखते हैं इतना, ठीक है, चलिए।